नमस्कार। मापन की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं और आज हम डिटेल में समझेंगे सदिश और अदिश राशियों को और मूल और व्युत्पन्न राशियों को। लास्ट क्लास में हमने सामान्य परिचय प्राप्त किया था मापन के बारे में और हमने बताया था कि जिनको भी हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वो राशि है और जिन राशियों का मापन किया जा सकता है अर्थात दुनिया में जो कुछ भी मापनीय है उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि या फिर कह लीजिए फिजिकल क्वांटिटीज, ये ऐसी राशियां होती हैं जिनका मापन किया जा सकता है, उन सभी को हम भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए जो तथ्य चाहिए होते हैं उनमें से पहला तथ्य होता है मात्रक, जिसकी चर्चा आगे करनी है, और दूसरा तथ्य जो आवश्यक होता है वो है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू या संख्यात्मक मान। अब हम बात करते हैं भौतिक राशियों के प्रकार के बारे में। तो भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक है अदिश राशियां जिन्हें आप स्केलर भी कहेंगे और दूसरी होती हैं सदिश राशियां जिन्हें आप वेक्टर भी कहेंगे। अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि अदिश राशियां वो राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। सदिश वो राशियां हैं जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ साथ परिमाण चाहिए होता है, अर्थात ये कहिए परिमाण तो आवश्यक ही है लेकिन परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है और ऐसी राशियों को व्यक्त करने के लिए हम इस वेक्टर चिन्ह का या इस लंब का हम प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये कहा जाए कि किसी वस्तु का जो विस्थापन है वो 500 मीटर होगा, तो ये कहना कि विस्थापन 500 मीटर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, ये गलत है। क्यों गलत होगा? क्योंकि इसमें ये नहीं बताया जा रहा कि विस्थापन किस दिशा में हो रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है या इधर हो रहा है या इधर हो रहा है या इधर हो रहा है। तो परिमाण तो 500 मीटर है लेकिन उसके साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होगा कि उत्तर में हो रहा है कि दक्षिण में हो रहा है कि पूर्व में हो रहा है कि पश्चिम में हो रहा है। इसीलिए विस्थापन जो है सदिश राशि होगी। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होगी उन राशियों को हम सदिश राशि कहेंगे। इसके बाद ये जानना जरूरी हो जाता है कि सदिश और अदिश राशियों के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं अदिश और सदिश राशियों के उदाहरण के बारे में। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि किस राशि को हम सदिश कहेंगे, किस राशि को अदिश कहेंगे। तो पहले तो परिभाषा से स्पष्ट हो जाती है बात कि जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होता है, परिमाण चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, उसे हम अदिश या स्केलर कहेंगे। लेकिन जिस राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा डायरेक्शन की आवश्यकता होती है उसे हम सदिश कहेंगे। कोई भी राशि सदिश तब कहलाएगी जब वह दो शर्तों का पालन करेगी। पहली शर्त यह है कि उसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होनी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि उसे बीजगणितीय योग के अतिरिक्त जो सदिशों के योग के नियम है, जैसे त्रिभुज के नियम, चतुर्भुज के नियम, उनका पालन करना होता है। मतलब जो अदिश राशियां हैं वो बीजगणितीय योग के नियम से जोड़ने या घटाए जा सकते हैं, लेकिन सदिश राशियों को जोड़ने या घटाने के लिए विशेष नियम बनाए गए, जैसे त्रिभुज के नियम, चतुर्भुज के नियम, उनका पालन करना आवश्यक होता है। इसीलिए कुछ ऐसी भी राशियां हैं जो दिशा पर निर्भर करने के बाद भी सदिश न होकर के अदिश राशियां हैं, जैसे कि विद्युत धारा। विद्युत धारा दिशा पर निर्भर करती है लेकिन इसके बाद भी अदिश क्यों है? क्योंकि यह त्रिभुज और चतुर्भुज नियम का पालन नहीं करती है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। फिर जैसे जैसे आप समझ जाएंगे कि विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, मोमेंटम क्या है, फोर्स क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, और इसी तरह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और ध्यान रखिए चाल प्रवणता, ताप प्रवणता अलग है। जहां चाल और ताप ये अदिश राशि है, वहीं चाल प्रवणता और ताप प्रवणता दोनों सदिश राशियां हैं। तो जैसे जैसे हम इनको आगे डिटेल करेंगे आप इनको पूरी तरह समझ जाएंगे कि ये सदिश अगर है तो क्यों है। अभी आप अदिश के उदाहरण को याद रख लीजिए तो एलिमिनेट करना ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर सकेंगे और आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। पहले हम देखते हैं अदिश राशि के उदाहरण को। तो देख लीजिए आयतन, समय, मात्रा, कार्य, ऊंचाई, चाल, तापमान, लंबाई, घनत्व, विद्युत धारा, दूरी, वैल्यू, टाइम, मात्रा अमाउंट कह लीजिए, जैसे को मास कह लीजिए, कार्य वर्क, यहाँ पर ऊंचाई है, हाइट, और साथ में ऊर्जा है एनर्जी, ये चाल है, स्पीड, टेम्परेचर, लेंथ, डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड डिस्टेंस। आप इसके लिए एक ट्रिक यूज कर सकते हैं, वो ट्रिक है आसमा। इनके जो पहले अल्फाबेट हैं उनको ध्यान रख करके आसमा, आ से हो गया आयतन, स से समय, मा से मात्रा या यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा द्रव्यमान। आसमा का से हो गया कार्य, ऊंचा, यहां पर ऊ से ऊंचाई, ऊ से ऊर्जा, चा से चाल, ऊंचा ताल, ता से तापमान, ला से लंबाई,
ऊंचा ताल व अब यहाँ पर ये घनत्व और विद्युत धारा, इनको याद करने के लिए आप ताल के आगे जोड़ सकते हैं धारा। ऊंचा ताल व धारा दूर है, यहाँ पे है साइलेंट है, दूर का मतलब हो जाएगा दूरी। ये भी आप कह सकते हैं आसमान का ऊंचा ताल दूर है, आसमान का ऊंचा ताल दूर है। आज से हो जाएगा आयतन, सा से समय, मा से मात्रा अर्थात द्रव्यमान, ठीक है। आसमान का से हो जाएगा कार्य, फिर ऊंचा, ऊंचाई, ऊर्जा और चाल, ताल तापमान और लंबाई, दूर का मतलब यहाँ पे दूरी से है। तो इन अदिश राशियों को उदाहरणों को याद रखेंगे तो सदिश राशियों को आगे जब हम समझ लेंगे तो दोनों के उदाहरणों को हम ऑप्शन से आसानी से एलिमिनेट कर सकेंगे। बात करते हैं मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। तो निर्भरता के आधार पर भी राशियां दो तरह की होती हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरी है डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब समझना है कि मूल राशियां किनको कहते हैं और व्युत्पन्न राशियां किनको कहते हैं। मूल से नाम से ही पता चल रहा है कि जो राशियां मूलभूत होती हैं, मतलब ऐसी राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती, वो मूल राशि कहलाती है। और ऐसी राशियां जो मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती है उन्हें हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे वर्तमान में हम आगे पढ़ेंगे कि मापन की जो 4 पद्धति है उस वर्तमान में से एसआई पद्धति का उपयोग किया जा रहा है और एसआई पद्धति में इन मूल राशियों की संख्या 7 है और इसके अतिरिक्त 2 संपूरक या पूरक या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी हैं और व्युत्पन्न राशियों की संख्या जो है असीमित है। तो सबसे पहले आपको परिभाषा याद रखनी है कि मूल राशियां ऐसी राशियां होती हैं जो किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, मतलब मूल राशि यह पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। फिर दूसरी बात याद रखनी होगी कि एसआई पद्धति में मूल राशियों की संख्या कितनी है, 7 है। ये 7 नाम कई बार पूछ लेता है कि बताइए इनमें से कौन सी मूल राशि है, कौन सी मूल राशि नहीं है। तो इनको भी आपको याद रखना होगा। फंडामेंटल क्वांटिटीज याद रखने का ये ट्रिक है और ये ट्रिक है ताविश दृश्यता। इसमें से ता हो गया तापमान टेम्परेचर, दी है विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, जा से ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी, दा से द्रव्यमान, सा से समय, ला से लंबाई, मा से मात्रा, किसकी मात्रा, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। तो इस तरह से ये 7 मूल राशियां आप आसानी से याद कर सकते हैं ताबिश दृश्यलम को याद रख के। तो आप याद रखेंगे कि मूल राशि जब भी पूछा जाए तो क्वेश्चन में यही बनेगा कि कौन सी मूल राशि है या फिर कौन सी मूल राशि नहीं है। तो आप ताबिश दृश्यलम को याद रख करके आसानी से बता सकते हैं कि मूल राशियां कौन कौन सी हैं। तो विज्ञान में कह लीजिए या वर्तमान में कह लीजिए मूल राशियों की संख्या 7 हो गई। फिर से एक बार देख लीजिए, आप कहां से याद रखेंगे, इस सूत्र या इस ट्रिक से, इसे हम लिख रहे हैं ताबिश दृश्यलम। इसलिए ता से आपको याद रखना है तापमान टेम्परेचर, वी से याद रखेंगे विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, जा से याद रखेंगे ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी, द्रा से याद रखेंगे द्रव्यमान मास, सा से याद रखेंगे समय टाइम, ला से याद रखेंगे लंबाई लेंथ, मा से याद रखेंगे मात्रा। अब किसकी मात्रा, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके अतिरिक्त 2 पूरक राशियां या 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी हैं एसआई पद्धति के अंतर्गत। तो वो 2 राशियां हम देख लेते हैं। वो 2 राशियां कौन कौन सी हैं, इनमें से एक है समतल कोण और दूसरा है घन कोण। ये भी कह सकते हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ये 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, ये 2 पूरक राशियां हैं। इनके मात्रा को हम देखेंगे जब हम इसके बाद मात्रा पढ़ेंगे। तो समझ गए होंगे मूल राशियां क्या है। ऐसी राशियां जो किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करती, पूरी तरह स्वतंत्र होती है, मूल राशियां कहलाती है। ऐसा पद्धति में मूल राशियों की संख्या 7 है। इसके अतिरिक्त 2 पूरक राशियां भी हैं, समतल कोण और घन कोण। अब अगर हम इसके बात करें कि जो व्युत्पन्न राशियां हैं वो कौन सी हैं, इन्हें हम व्युत्पन्न इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती हैं।
इसीलिए हम इनको डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर जैसे अगर हम बात करें एरिया की, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कहाँ से डिराइव होगा? लंबाई और चौड़ाई से। तो ये मूल राशि होगी और ये व्युत्पन्न राशि होता है। सोच रहे हैं कि चौड़ाई कभी मैंने बताया, आगे क्लियर करूंगा। फिर जैसे अगर देखिए आयतन, आयतन जो है ये व्युत्पन्न होता है, कहाँ से व्युत्पन्न हुआ? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से। फिर अगर हम बात करें जैसे डेंसिटी, घनत्व, घनत्व व्युत्पन्न होता है। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वैल्यू। ये तो वो सभी राशियां जो अन्य राशियों से व्युत्पन्न की जाती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। चूंकि ये मूल राशियों से प्राप्त होती हैं, उनसे व्युत्पन्न की जाती है, इसीलिए इनकी संख्या निश्चित नहीं होती, सीमित नहीं होती, इनकी संख्या असीमित। अब हम बात करते हैं बीमी सूत्र की। डायमेंशनल फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगभग परीक्षा कक्षाओं में जरूर पूछ लिया जाता है इसका बीमी सूत्र क्या होगा। अब देखिए इसके पहले मैंने क्या बताया? बीमी सूत्र, ठीक है। उसको समझने के लिए इसके पहले जो हमने पढ़ा उसको समझते हैं। व्युत्पन्न राशि के बारे में बताया। व्युत्पन्न राशि ऐसी राशि होती है जो मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती है। तो किसी भी व्युत्पन्न राशि में कौन कौन सी मूल राशि कितनी बार शामिल है, जब इसको हम एक सूत्र के रूप में व्यक्त कर देते हैं तो उसका बीमी सूत्र हो जाता है। सबसे सरल शब्द समझिए, जो किताब में परिभाषा लिखी रटी रटाई परिभाषा है, आप उसको याद करिए। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल लिखा था क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है? मैंने बताया कि यह लंबाई और चौड़ाई से प्राप्त है। बीमी सूत्र निकालने के लिए आपको दो बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी आप बीमी सूत्र ज्ञात करें तो उसका फार्मूला आपको पता होना। फार्मूला क्यों पता होना चाहिए? क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई, तो क्षेत्रफल का ही फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई हुआ। क्यों हुआ? लेकिन लंबाई का कोई फार्मूला नहीं होगा क्योंकि लंबाई मूल राशि है। लेकिन क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा? क्योंकि क्षेत्रफल जो है व्युत्पन्न राशि, तो जो भी व्युत्पन्न राशि होगी उन्हीं का फार्मूला होगा। वो फार्मूला ही बताता है कि मूल राशियों से व्युत्पन्न राशि कैसे प्राप्त की गई है। अब इस व्युत्पन्न राशि में मूल राशियां कौन सी कितनी बार शामिल है, इसी को व्यक्त करने वाला सूत्र जो होगा वो भी सूत्र कहलाएगा। तो आपको याद क्या रखना है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, चाप, त्रिज्या, जब भी ये 7 राशियां आए तो आप उसको L से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान सुनिएगा मैंने क्या कहा। लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, चाप हो, त्रिज्या हो, दूरी है और विस्थापन, जब भी बीमी सूत्र आपको निकालना होगा आप इन सभी को L से रिप्रेजेंट करिएगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, इन सभी को आप L से रिप्रेजेंट करेंगे। जो द्रव्यमान होगा मास, इसको M से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो समय है इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे टाइम, T से। और फिर एक परिपाटी है, परंपरा है, इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाएगा। तो चलिए इसको देख लीजिए। लंबाई गुणे चौड़ाई, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल L से। इसको भी किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल लेटर में L से। तो L कितनी बार हो गया? 2 बार। ये 2 टाइम्स आप इसको शो कर दीजिए और इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा, एसआई पद्धति आने के पहले 3 मूल राशियां मानी जाती थी। वर्तमान में जिस तरह से 7 मूल राशियां मानी जाती हैं, एसआई पद्धति आने के पहले तक 3 मूल राशि मानी जाती थी, MLT। इसीलिए जनरली बीमी सूत्र जो होता है MLT के पदों में लिखा जाता है। आप ये भी बता सकते हैं कि क्या इसमें M है? जब नहीं है तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है कि कोई राशि की अगर वैल्यू 1 चाहिए तो उसकी घात हम 0 कर दे, उसकी डिग्री कर दे। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर m की पावर आप 0 कर दीजिए, आप इसको डिग्री भी पढ़ लीजिए। l 2 बार है तो इसकी पावर 2 कर दीजिए। t नहीं है तो ये देखिए ये ml2 t0 इसके पद में हो गया। तो आप जिस तरह चाहे इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं, दोनों ही तरीके लिखने के सही है। इसी प्रकार से अगर आप आयतन का लिखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उसका फार्मूला लिख लीजिए। बस 2 ही बातें आपको ध्यान में रखनी होगी, उसी के आधार पर आप बीमी सूत्र निकाल सकेंगे। तो ये सबसे आसान तरीका है निकालने का। जैसे लंबाई, तो मैंने बताया ना कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, चाप, त्रिज्या, दूरी, विस्थापन को आप L से नोट करिए। ये हो गया L 3 टाइम्स हो गया, ये L3। अब आप इसमें देखिए MLT। अब आप देख पा रहे हैं कि इसमें M तो है नहीं, L 3 बार है और T नहीं है, तो ये इसका हो गया डायमेंशनल फार्मूला। बहुत ही आसान है। अब इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल ले,
फिर इसके बाद कठिन घनत्व की तरफ चलेंगे, ये घनत्व डेंसिटी। पहली बात तो आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए, या डेफिनेशन से बना लीजिए फार्मूला। घनत्व क्या होता है? इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान, या फिर आप इसका फार्मूला याद रखिए, मास अपॉन वॉल्यूम होता है द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। अब आप ये प्रयास करिए कि जो ये फार्मूला है, क्या इसमें सभी राशियां मूल राशि है? तो आप देखें कि ये तो मूल राशि, लेकिन ये मूल राशि नहीं है। तो आप इसको तब तक बदल लीजिए फार्मूले को जब तक सभी राशियां मूल राशि ना हो जाए। अब आयतन है तो आयतन की जगह पे आप लिख सकेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लिख सकेंगे। द्रव्यमान को डिनोट कर लीजिए m से, लंबाई को l से, चौड़ाई को l से, ऊंचाई को l से। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा? m अपॉन l क्यूब। अब आप इसको सीधे लिख लीजिए इसके फॉर्म में, फार्मूले के फॉर्म में। तो m l टू पावर माइनस 3, एक तरीका ये हो गया लिखने का, एक तरीका ये भी हो सकता है m l टू पावर माइनस 3, t नहीं है तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से यह घनत्व का विमेय सूत्र हो गया। तो आपसे जैसे पूछेगा कि बताइए घनत्व का विमेय सूत्र निम्न में से कौन सा है, तो इस तरह से आप इसको आसानी से बता सकेंगे। फिर जैसे अगर हम बात करें चाल, स्पीड, चाल क्या है? दूरी की दर। अभी मैंने कहा कि दूरी को आपको l से विमेय सूत्र निकालते समय l से दर्शाएंगे, समय को t से दर्शाएंगे, तो ये l t इनवर्स। या तो आप इस फॉर्म में लिख दीजिए, या फिर आप इसको चाहे तो इस फॉर्म में भी लिख सकेंगे। तो इस तरह से अगर आपको फार्मूला पता है तो विमेय सूत्र निकालना बड़ा ही आसान होगा। इसी प्रकार से अगर आपको इसका विमेय सूत्र निकालना होगा, जैसे वेग, वेलोसिटी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो वेग है वो विस्थापन की दर है। तो आप कर देंगे विस्थापन बटे समय। और कुछ देर पहले ही मैंने आपसे कहा कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दूरी विस्थापन, चाप त्रिज्या को आप l से दर्शाएंगे। ये l हो गया, ये हो गया समय। तो इस तरह से आप इसको क्या लिख सकते हैं? l t इनवर्स, या इसी को लिख सकते हैं m इसकी पावर 0 कर दीजिए, l t इनवर्स कर दीजिए। ये देखिए ये बन गया इसका डायमेंशनल फार्मूला, ये बन गया इसका विमेय सूत्र।